Hello everyone. So in the last class we were discussing about the structure of the nucleus and the structure that it contains and its function that they perform. Okay. So in that we have already discussed about the nuclear membrane, the second one that is the nucleoplasm, and the third one that is the nucleolus. Okay. We'll have a quick recap of all that. Okay. So the nuclear envelope, it has two, the nucleus is bounded by the two membranes. Okay, the first one is the outer one and the second one is the inner one. Now the places where both of them fuse with each other, these form a pore. Okay, so now these pores are known as the nuclear pores. Jahan the nuclear membrane forms a barrier or a boundary between the materials of the cytoplasm and the nucleoplasm. The pores allow the entry of the particles from the cytoplasm to the nucleoplasm and vice versa. Okay, the nuclear membrane or from the nuclear membrane the larger macromolecules cannot pass. Okay, so उनकी एंट्री जो होती है like of the proteins etc, these are permitted by the nuclear pores. Now the second one was the nucleoplasm and it was the fluid matrix enclosed by the nuclear membrane. Okay, it contains certain structures, some enzymes etc that are necessary for the cellular activities. Okay, and this nucleoplasm contains the nucleolus, the chromatin fibers etc. Okay, and उसके बाद में we discussed about the nucleolus, which is a non-membrane bound organelle or a non-membrane bound spherical structure that is present inside the nucleoplasm, and its basic function is synthesis of the ribosomal RNA or the synthesis of the ribosomes. Okay, the fourth part that we are going to discuss, or the fourth structure that we are going to discuss today, it is the chromatin. Okay, so we'll discuss about the chromatin today. अब क्रोमेटिन क्या होता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, ये इसका एक चीज़ होती है कि भाई यहाँ पे जो डीएनए मटेरियल है न्यूक्लियस में, वो क्या है कि अपने एक रूम में है, अपनी एक जगह पे सिक्योर्ड बैठा है. जब अपन ने ये चीज़ देखी थी प्रोकैरियोट्स में, तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल था वो तो खुला पड़ा हुआ था साइटोप्लाज्म में, ठीक है. तो इसमें ये जो क्रोमेटिन मटेरियल्स क्रोमेटिन है वो क्या होता है, एक फाइबर होता है या एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है that is present inside the structure of the nucleus. ठीक है. अब ये जो क्रोमेटिन होता है ना, ये दो पार्ट से बना होता है, ठीक है. फर्स्ट वन इज द डीएनए, दैट इज आवर जेनेटिक मटेरियल. सेकेंड वन इज द प्रोटीन. ओके, और प्रोटीन कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन्स. क्रोमेटिन जो होता है, हम किस स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन कहते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब अपन कंबाइनली बोलना चाहेंगे, या अपन क्रोमेटिन किस चीज़ को कहते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, या क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ अ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स. ठीक है. अब क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डीएनए और इस हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है. डीएनए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड्स फॉर व्हाट, इट इज द जेनेटिक मटेरियल. ओके,
ये क्या करता है कि अपने अंदर सारी इंफॉर्मेशन लेके बैठा है, जो कि आगे पास ऑन होगी, जो कि आगे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स देगी, ठीक है। वही अगर हमारे पेरेंट्स का जो डीएनए है वो हम में आता है, तो इसी वजह से क्या होता है कि हम में उनके कुछ क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। यही जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जनरेशंस टू जनरेशन पास ऑन होता है, और जो जनरेशंस टू जनरेशंस के बीच में क्या बनाता है, एक लिंक बनाता है या एक रिलेशन बना के रखता है, कैरेक्टर्स को पास ऑन करता है पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल तो है, लेकिन डीएनए एक्चुअली में है क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो डीएनए होता है वो क्या होता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ओके। ये सब मैं आपको इसी चैप्टर में इसलिए समझा रही हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं आपके 12th पे नहीं छोड़ रही जिसमें हम जेनेटिक्स वगैरह पढ़ेंगे, क्योंकि ये कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। ये चैप्टर इतना लंबा मैंने चलाया ही इसलिए है, सो दैट यू गाइज नो के सेल का बेसिक क्या है या इस बायोलॉजी का बेसिक क्या है। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे ना, तो हमें आगे भी चीज़ें क्या होंगी कि ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग माई फुल टाइम टू कंप्लीट दिस चैप्टर, सो दैट एटलीस्ट जो बेसिक पार्ट है वो हम इन सब का डिस्कस करें, ठीक है। नाउ विल कम टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। डीएनए क्या होता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो क्या बनता है, डीएनए बनता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, लेकिन अपन इसको एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड खुद क्या होता है कि 3 कंपोनेंट्स से बनता है। फर्स्ट वन इज दी 3 कंपोनेंट्स, first one is the nitrogenous base, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है। अभी आप इस डायग्राम को इग्नोर करो, इस वाले पे ध्यान दो, ठीक है। ये क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है, ओके। सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा, एक पेंटोज शुगर, ठीक है। फर्स्ट वन इज द नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड वन इज द पेंटोज शुगर, ओके। अब एंड द थर्ड वन इज अ phosphate group attached to it, okay. This one is the phosphate group that is attached to it, ठीक है। अब वापस से न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि 3 कंपोनेंट से बना होता है, अ नाइट्रोजनस बेस, a pentose sugar means a sugar with 5 carbons, ठीक है। pentose means 5, ठीक है। तो sugar containing 5 carbons and a phosphate group attached to it, ठीक है। ये क्या बनाता है मिलके, एक न्यूक्लियोटाइड
टाइड को बनाता है. दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. अब अगर इनमें से सिर्फ दो को गिने, मतलब इस न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में से अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को हटा दें, ठीक है, अगर हम इस न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप को हटा दें या सिर्फ ये नाइट्रोजनस बेस के साथ सिर्फ इस शुगर तक को गिने और फॉस्फेट ग्रुप को नहीं गिने, तो इट विल फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड. ठीक है. अगर नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप तीनों हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा. लेकिन इसी जगह अगर फॉस्फेट ग्रुप को इस स्ट्रक्चर से हटा दिया जाए, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को रखा जाए, तो इट विल बी कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसाइड. ठीक है. अब जो न्यूक्लियोटाइड के जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ठीक, ओके, पहले अपन एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि जिस बॉन्ड से नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर एक दूसरे से अटैच्ड हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है. द बॉन्ड that is present between the nitrogenous base and the pentose sugar is known as the N-glycosidic bond. ठीक. और वो बॉन्ड जो कि मतलब that bond that is present between this कार्बन एंड द फॉस्फेट ग्रुप, ओके, या जो अपनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, सपोज दिस इज द ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये फॉस्फेट बॉन्ड इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, ठीक है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब इतना तो समझ गए कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं. ठीक है. तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में ये जो फॉस्फेट होता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है. ठीक है. ये जो बॉन्ड होता है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ठीक है. फॉस्फेट का जो बॉन्ड है जो कि अटैच्ड है ये दोनों से, इस बॉन्ड को हम क्या कह रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ठीक है. और वो बॉन्ड जो कि जो नाइट्रोजनस बेस को पेंटोज शुगर से जोड़ रहा है, वो बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने मिलके क्या बोला, एक स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड. ठीक. One more thing that I would like to mention about the this nucleotide chain is कि हम क्या करते हैं कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसको एक डायरेक्शन देते हैं 5' to 3'. ठीक है. ये क्यों देते हैं, आई विल टेल यू. मैं ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं बना रही हूँ, लेकिन समझ आ जाएगा.
अब अपन अगर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है, तो हमने क्या पहले ही डिस्कस कर लिया था कि पेंटोज शुगर होती है, ठीक है। पेंटोज मतलब अ शुगर विथ 5 कार्बन्स, ठीक है। तो अपन इसको एक बार लेबल कर देते हैं। ठीक है, अपन जब इन पेंटोज शुगर के कार्बन्स को जब लेबल करते हैं तो हमने इसको दे दिया 1 डैश नाम, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश एंड दी 5 डैश, ठीक है। ये क्या हो गई, एक पेंटोज शुगर, ठीक। अब इफ यू गाइस नोटिस कि ये जो फॉस्फेट है, ठीक है, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 5 डैश कार्बन से क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है एक न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के वो क्या कर रहा है, 3 डैश कार्बन पे जाके अटैच हो रहा है। एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बना रहा है फॉस्फेट ग्रुप, एक न्यूक्लियोटाइड के 5 डैश कार्बन से अटैच होके और एक न्यूक्लियोटाइड के 3 डैश कार्बन से अटैच होके, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, चेन कभी ना कभी तो खत्म होती है, ठीक। तो यहाँ की जो चेन है वो, ये फॉस्फेट क्या हो रहा है, अब किसी से अटैच नहीं हो रहा है। ये वाला फॉस्फेट अब किसी से क्या हो रहा है, अटैच नहीं हो रहा है। लेकिन ये किस पे, अभी किस पे अटैच्ड है, ये 5 डैश कार्बन पे। 5 डैश कार्बन के एंड पे क्या है, इधर ये अटैच है और आगे अब चेन नहीं बना रहा। और चेन चालू तो यहीं से हुई थी, एक नॉर्मल पेंटोज शुगर से हुई थी, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो इसके 2 एंड पे अटैच होते हैं, ठीक है। हाँ, तो साइकिल चालू कहाँ से हुई थी, एक नॉर्मल पेंटोज शुगर से हुई थी, ठीक है। तो ये जो पेंटोज शुगर है इसका क्या है, 3 एंड खाली पड़ा है, इससे कुछ अटैच नहीं हो रखा, इससे कोई फॉस्फेट अटैच नहीं हो रखा। तो 5 एंड का कार्बन इस तरफ और 3 एंड का कार्बन जो है इस तरफ, वो क्या है, खाली हुआ पड़ा है, अटैच नहीं है उससे कुछ भी, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, 3 एंड और 5 एंड क्या कर देते हैं, अपन इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। 5 to 3 डायरेक्शन या 3 to 5 डायरेक्शन। डीएनए को अपन क्या करते हैं, इस हिसाब से ही या इस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, 5 डैश to 3 डैश का डायरेक्शन अपन लेबल करते हैं। जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, जो टर्मिनल एंड है जिस साइड में, उधर 5 एंड हो जाएगा। जहाँ पे कुछ भी इधर अटैच नहीं है वो क्या हो जाएगा, 3 एंड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये 1 एन से अटैच्ड होता है, ठीक है, 1 डैश, ओके। तो ये बेसिक था एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते किसको हैं, ओके। अब एक और चीज जो रह गई है अबाउट द नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक, वो डिस्कस करने के बाद विल कम टू द हिस्टोन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमेटिन, ठीक। ये तो हो गया आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो भी कंसेप्ट है। उसके बाद अपना क्या आ जाता है कि नाइट्रोजनस बेसिस, ये हमने डिस्कस कर लिया कि भाई पेंटोज शुगर के कार्बन कितने, फॉस्फेट कैसे अटैच्ड होता है, इन सब की साइकिल क्या। अब अपन आ जाते हैं एक बार नाइट्रोजनस बेस पे। नाइट्रोजनस बेस जो है वो भी क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन आर प्यूरिन्स, सेकेंड वन आर दी pyrimidines, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, प्यूरिन्स, सेकेंड क्या होता है, pyrimidines, ठीक है। प्यूरिन्स में कौन से बेसिस आते हैं, एडिनाइन एंड ग्वानिन,
ठीक है। प्यूरिन्स में कौन से बेसेस आते हैं? एडिनाइन और ग्वानिन। और प्यूरिन्स कौन से नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जिसमें क्या होती है? डबल रिंग प्रेजेंट होती है, 2 रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। द नाइट्रोजनस बेसेस विद द प्रेजेंस ऑफ 2 रिंग्स आर नोन एज द प्यूरिन्स, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल क्या है? एडिनाइन और ग्वानिन। वेयर एज द pyrimidines are the cytosine, thymine and uracil, ठीक है। pyrimidine के बेसिस का नाम क्या होता है? साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, ठीक है। अब थाइमिन जो होता है दैट इज ओनली प्रेजेंट इन दी डीएनए, ठीक है। थाइमिन इज ओनली प्रेजेंट इन दी डीएनए, वेयर एज द यूरेसिल इज प्रेजेंट इन दी आरएनए, ठीक है। थाइमिन क्या होता है? सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, और जो यूरेसिल है वो क्या होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाते हैं? डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्यूरिन्स और pyrimidines क्या करते हैं? आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं एंड फॉर्म दी स्ट्रक्चर ऑफ दी डीएनए। क्या बॉन्ड, कैसे बॉन्ड, कौन किसके साथ पेयर करता है, ये डेफिनेटली हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो बेसिक चीज़ थी कि डीएनए होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हमको अभी पता होना थोड़ा ज़रूरी है। ओके, सो हम कहाँ थे? क्रोमेटिन पे, ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है एंड इट इज़ दी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, डीएनए है क्या स्ट्रक्चर वाइज? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और पॉली मीन्स बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड मतलब अ नाइट्रोजनस बेस प्लस अ पेंटोज शुगर प्लस अ फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों जब कंपोनेंट्स मिलते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब हम प्रोटीन्स पे आ जाते हैं जो कि है हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? बेसिक होते हैं इन नेचर, ठीक है। अब जो डीएनए का थ्रेड है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है कि इन हिस्टोन्स के ऊपर कॉइल्ड अप होता है। इस हिस्टोन्स के ऊपर क्या होता है? बंधा हुआ होता है, ठीक है। हिस्टोन के एक प्रोटीन पे नहीं, पर ऑक्टामर पे, मतलब 8 यूनिट्स पे क्या होता है? हिस्टोन के 8 यूनिट पे आई विल टेल यू। हिस्टोन जो है, ठीक है, वो 4 सब यूनिट्स से बनता है। इसके क्या होता है? 4 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है। ये क्या होते हैं? हिस्टोन के सब यूनिट्स होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4। ये 4 सब यूनिट्स क्या करते हैं? एक एक बार खुद को रिपीट करते हैं, ठीक है। रिपीट करके क्या बना देते हैं? ये रिपीट करके क्या बना देते हैं? ये आपस में एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। 4 सब ये 4 सब यूनिट्स खुद को एक एक बार डिवाइड करके क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन को बनाते हैं पूरे को, ठीक है। जिसके ऊपर क्या होता है कि डीएनए क्या करता है? कॉइल्ड अप होता है, ठीक है। ये 4 सब यूनिट्स मिलके क्या बनाते हैं? खुद को एक एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। और ये एक ऑक्टामर बनाते हैं, ठीक है। ऑक्टामर मतलब विद
8 यूनिट्स, ऑक्टा मीन्स 8, मर मीन्स यूनिट, ठीक है। ये एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है जिसमें क्या होता है 8 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। 8 सब यूनिट्स कौन से होते हैं, H2A, H2B, H3, H4, यही 4 सब यूनिट्स खुद को क्या करते हैं एक एक बार रिपीट करते हैं। इससे क्या बनता है, एक हिस्टोन ऑक्टामर बनता है। ऑक्टामर मतलब ऑक्टा मीन्स 8, मर मीन्स यूनिट, ठीक है। तो 8 यूनिट के एक हिस्टोन सब यूनिट बनाते हैं, ये हिस्टोन का एक ऑक्टामर बनाते हैं ये, जिसके ऊपर क्या होता है कि ये डीएनए कॉइल्ड अप होता है, ठीक है। सपोज दिस इज एन हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक, और डीएनए क्या होता है इस पे कॉइल्ड अप होता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, दिस द सर्कल विद द ब्लैक डॉट और द ब्लैक आउटलाइन इज द हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। ये क्या है आपका हिस्टोन ऑक्टामर, एंड द वन विद द रेड इज द डीएनए, ठीक है। तो ये डीएनए क्या कर रहा है, इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर कॉइल्ड अप हो रहा है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बीड्स ऑन रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बीड्स ऑन रिंग स्ट्रक्चर, ठीक। अब आपको आई गेस अब थोड़ा समझ आ रहा होगा कि क्रोमेटिन को मतलब क्या सा स्ट्रक्चर होता है, व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब जो ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो ये क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर होता है, सॉरी दिस इज द बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर बनाता है क्रोमेटिन, जो ये क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है जिसमें कि हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर ये डीएनए क्या है कॉइल्ड अप है, ये क्या करता है कि जो डीएनए है वो उसको सेल के अंदर आने में हेल्प करता है। मतलब डीएनए अगर अपन देखें, एक ह्यूमन सेल का डीएनए इज जो एक ह्यूमन सेल का डीएनए है इट इज अराउंड 2 फीट लॉन्ग, ठीक है। एक ह्यूमन सेल का डीएनए ही कितना बड़ा है, इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये इतना बड़ा 2 फीट लंबा डीएनए आता कैसे है अंदर, तो यही वो स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करते हैं इस डीएनए को, इस इतने बड़े डीएनए को जो कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन किए हुए है, इसको क्या कर रहा है इतने छोटे से ह्यूमन सेल में फिट होने दे रहा है, ठीक है। तो ये जो क्रोमेटिन हमने बनाया था, थोड़ा नीटली बना देते हैं इसको,
ठीक है। ये क्या है, क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है कि क्रोमेटिन ऐसा दिखता है जिसमें क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर्स होते हैं, 8 सब यूनिट्स होते हैं हिस्टोन के, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होता है, डीएनए कॉइल्ड अप होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो हिस्टोन ऑक्टामर्स है ना, तो ये क्या लगता है, बीड्स जैसे लगते हैं, मोती जैसे लगते हैं, ठीक है, नॉट मोती बट बीड्स, यू कैन अंडरस्टैंड राइट। तो उसके ऊपर क्या होता है, ये डीएनए एक स्ट्रिंग की तरह, एक तार की तरह अटैच हो रहा है, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। आई वुड सजेस्ट कि कभी भी आपको क्रोमेटिन का कभी भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, वर्बली भी पूछा जाए या रिटन में पूछा जाए, यू शुड राइट दीज थिंग्स, ओके। दीज थिंग्स क्रिएट्स एन इम्पैक्ट कि हाँ अच्छा है, जो भी है बंदा उसको आता है, ओके। तो ये क्या है, क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर। अब क्रोमेटिन क्या होता है कि जो सेल साइकिल के फेजेस हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है ड्यूरिंग द इंटरफेज और इन फेजेस में क्या होता है, विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर। ये जो फेजेस होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि क्रोमेटिन एज अ दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इट इज प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो प्रोफेज मेटाफेज, जो एक्चुअली जो डिवाइडिंग फेजेस हैं, उसमें क्या होता है, क्रोमेटिन ऐसे खुला, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। द क्रोमेटिन गेट कंडेंस्ड, दिस स्ट्रक्चर गेट्स कंडेंस्ड, मतलब ये क्या करते हैं, अपने आप को एक टाइटली पैक्ड, एक डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है। कन्वर्ट तो क्या कर लेता है, ये क्या करता है कि जैसे अब ये खुले खुले है ना, क्रोमेटिन इस खुला खुला पूरे तरफ फैला हुआ है, डीएनए सॉरी द क्रोमोसोम इज द डेंसली पैक्ड डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज द डेंसली पैक्ड या कंडेंस्ड जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। डेंसली या कंडेंस्ड का मतलब हम क्या कहते हैं कि ये आपस में जो स्ट्रक्चर अब ऐसा खुला खुला दिख रहा था ना, वो स्ट्रक्चर जब ऐसा हो जाए, आई नो ये बहुत ज़्यादा छोटा है, बट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि ये जो खुला खुला स्ट्रक्चर था, जब इनके सारे गैप्स ख़त्म कर दिए, ये सब क्या आप जब बिल्कुल पास पास एक बिल्कुल अच्छे से डेंसली पैक्ड है, कंडेंस्ड है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे, क्रोमोसोम, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे, क्रोमोसोम कह देंगे, ठीक है। जो कि अपने ऊपर क्या करता है, कुछ जीन्स को लेता है जिनमें हमारे क्या होता है, डीएनए मटेरियल होता है, या ये जो डीएनए मटेरियल होता है ये क्या करता है, इसको कंटेन करता है, जिससे कि क्या होता है, फर्दर ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती है, ठीक है। अब ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने सपोजिटली बताया कि भाई ऐसा ऐसा दिखता है, ठीक है। अपन को जब ये डीएनए मटेरियल जब अपन को आगे देना है, ठीक है, तो अपने पास एक कॉपी भी तो रहनी चाहिए, एक अपने पास रहेगा, एक दूसरी सेल के पास जाएगा, ठीक है। एक तो अपने पास रहेगा, एक क्या जाएगा, दूसरी सेल के पास जाएगा, डॉटर सेल के पास जाएगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होना चाहिए या मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो जब डीएनए हमारा रेप्लिकेट करता है, सपोज समझ लो कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, तो ये सपोज कर लो कि जब ये रेप्लिकेट हुआ, ये इसने जब खुद को क्या किया, 2 में डिवाइड किया, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो
इस क्रोमोसोम में से जो हाफ पार्ट है, जो ऐसा हाफ पार्ट है, उसको हम अब क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड। ठीक है, ये जो पूरा क्रोमोसोम है, ठीक है, उसको अगर हम अलग करें एक क्रोमोसोम को ही, ठीक है, एक ये निकला, एक ये निकला, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बने? एक इस क्रोमोसोम को बनाया। ठीक है, तो इस क्रोमोसोम का जो ये आधा आर्म है, ये या आधा पार्ट है, इसको अब हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। ठीक है, और वो क्रोमेटिड जो कि एक सेम क्रोमोसोम से बिलोंग करते हैं, वो क्रोमेटिड्स जो कि एक सेम क्रोमोसोम से बिलोंग करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, जो क्रोमेटिड्स एक ही क्रोमोसोम के पार्ट है ना, ये वाले, ठीक है, ये जैसे एक ही क्रोमोसोम है, ये इसी के पार्ट्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, अब ये तो हुई बात क्रोमोसोम, क्रोमेटिड और क्रोमेटिन की। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम होता है वो हमको इतना तो पता चल गया कि भाई एक डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि क्रोमोसोम पे एक कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज प्रेजेंट। जैसे अभी मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया अभी क्रोमोसोम का, ठीक है, तो उस पे हमने ये देखा कि इस पे क्या था? एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था इधर, सपोज हर क्रोमोसोम पे क्या होता है? एक कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है। एक कंस्ट्रिक्शन मतलब जहाँ पे कंस्ट्रिक्शन कैसे समझाऊं कि जहाँ पे क्या हो रहा है? नैरो हो जा रही है वो चीज़। ठीक है, जहाँ पे नैरो हो जा रही है, कंस्ट्रिक्ट हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक क्रोमोसोम पे जो एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस कंस्ट्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। ठीक है, हर क्रोमोसोम पे एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है और उस कंस्ट्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। ठीक, इन कंस्ट्रिक्शन के क्या होता है? साइड में एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऑन द साइड ऑफ दीज सेंट्रोमेयर्स, यहाँ पे क्या होता है? एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। साइड में होता है तो अब ऑब्वियसली मैं 3D स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकती, लेकिन यू गाइज हैव टू इमेजिन अ लिटिल बिट कि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। ठीक है, इन डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स को जो कि इस सेंट्रोमेयर के साइड में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। दीज काइनेटोकोर स्ट्रक्चर्स हेल्प ड्यूरिंग द सेल डिविजन। ठीक है, ये जो काइनेटोकोर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? सेल डिविजन के टाइम हेल्प करते हैं। ये हम इनका प्रॉपर फंक्शन या जो भी रोल है क्या है, वो हम सेल डिवीजन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात आई सेंट्रोमेयर की। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ this position of the centromere, the chromosomes can be divided into 4 types. ठीक है, on the basis of the position of the centromere, the
chromosome can be of 4 types. ठीक है, इस सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेसिस पे हमने क्या किया कि क्रोमोसोम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, फर्स्ट वन इज द मेटासेंट्रिक, second one is the submetacentric, third one is the acrocentric, and the fourth one is the telocentric. ठीक है, हमने क्या किया कि क्रोमोसोम को 4 बेसिस पे डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ दीज सेंट्रोमेयर. ठीक है, वो क्रोमोसोम्स जिनमें की सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है. ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक. ठीक है, द क्रोमोसोम्स इन विच द सेंट्रोसोम is present at the center is known as the metacentric type of chromosome. Okay? जो सब मेटासेंट्रिक टाइप होता है उसमें जो क्रोमोसोम होता है, सॉरी, ये मैं इस तरफ बना देती हूं. जो सब मेटासेंट्रिक टाइप होता है उसमें क्या होता है कि सेंट्रोमेयर जो है वो क्या होता है कि एक आर्म की तरफ क्या होता है, ज़्यादा सिचुएटेड होता है, एक आर्म के क्या होता है, क्लोज सिचुएटेड होता है, मतलब बीच में सिचुएटेड नहीं होता. ठीक है, इस वजह से क्या होती है, ये ऊपर वाली आर्म्स छोटी हो जाती है और नीचे वाली क्या हो जाती है, कंपैरेटिवली बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये क्या होता है कि एक आर्म की तरफ ज़्यादा सिचुएटेड होता है, ज़्यादा लोकेटेड होता है. ठीक है, जो एक्रोसेंट्रिक टाइप है उसमें जो सेंट्रोमेयर है दैट इज इवन क्लोजर देन दी सबसेंट्रिक टाइप. ठीक है, उसमें तो क्या था कि फिर भी छोटी छोटी आर्म थी, वन आर्म इज शॉर्टर देन दी अदर वन, लेकिन अब जो एक्रोसेंट्रिक टाइप है उसमें क्या हो जाएगी, और छोटी आर्म्स हो जाएगी, और जो दूसरी वाली आर्म्स है वो क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. ठीक है, ये काफ़ी टर्मिनल, मतलब पहले तो क्या था कि ये एक आर्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा सिचुएटेड था, लेकिन एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि ये तो ऑलमोस्ट मतलब क्या है कि इसके एंड के पास ही है, एक आर्म की एंड के तो पास ही है एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर. ठीक है, टीलोसेंट्रिक में क्या हो जाता है कि बिल्कुल टर्मिनल एंड पे सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है. ठीक है, और टीलोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या हो जाता है कि ये बिल्कुल टर्मिनल एंड पे ही प्रेजेंट है एक साइड में. ठीक है, तो ये क्या थे, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर.
ठीक है. सो दिस कंप्लीट्स आवर न्यूक्लियस बेसिकली. ठीक है. The rest of the part or the rest of the chapter will try to complete in the next class, and this will end our chapter number 8, that is the cell. Thank you.